हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स का जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम का ये सैम्पल पेपर है, तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं। जैसे कि ड्यूरेशन देखिए 3 घंटे है, यानी कि जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा उसमें भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं 80, यानी कि 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। अब यहाँ पर कुछ ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, तो इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट कहा गया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 39 प्रश्न है जो 3 भागों अ, ब और स में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि भाग अ में 2 खंड, खंड 1 एवं खंड 2 हैं। खंड 1 में 16 बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड 2 में 4 केस स्टडी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 16 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, खंड 1 में और खंड 2 में 4 केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे। ये सारे पॉइंट्स हिंदी में लिखे गए हैं, इसीलिए मुझे एक्स्ट्रा समझाने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद ही समझ जाएंगे। थर्ड पॉइंट में कहा गया है भाग ब में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 8 प्रश्न है। और फोर्थ पॉइंट में कहा गया है भाग स में कुल 11 प्रश्न हैं, जिनमें 2 तथा 3 अंकों के 4-4 प्रश्न और 4 अंकों के 3 प्रश्न है। फिफ्थ पॉइंट में कहा गया है कि प्रश्न पत्र में कोई समग्र विकल्प नहीं है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आपको दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प को हल करना है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं तो उसके मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब यही है। और लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। तो ये हमारे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये सारे पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस सैम्पल पेपर का पार्ट ए को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहले खंड 1, ठीक है, खंड 1 के क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। खंड 1 में जैसे कि हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था कि खंड 1 में हमारे 16 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, कुछ संख्याओं का बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 9.2 और 9 हो तो माध्य होगा। तो देखिए, इसमें हमें बहुलक और माध्यक दे दिया गया है। बहुलक जो है वो 9.2 है और माध्यक 9 है, तो हमसे माध्य पूछा गया है। तो देखिए, बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे हमने 14 चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि हमारा जो होता है 3 माध्यक बराबर में क्या होता है, बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। तो इसी फॉर्मूले से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, हमसे माध्य पूछा गया है, हमें बहुलक और माध्यक दिया हुआ है। तो देखिए कैसे हम माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 3 को एज इट इज लिखेंगे गुणा में, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं है तो गुणा माना जाएगा। तो माध्यक देखिए, माध्यक हमें 9 दिया है, इसीलिए इसकी जगह पे 9 लिखेंगे, बराबर बहुलक, बहुलक देखिए 9.2 दिया है, तो 9.2 प्लस में क्या है 2 और ये माध्य है, तो इसके बीच में भी कोई निशान नहीं है तो गुणा मानेंगे, तो यहाँ पे गुणा में हो जाएगा माध्य। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 और 9 का गुणा करेंगे तो 3 9 कितना हो जाएगा 27। ये 9.2 प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 9.2। इसके बाद इधर क्या बचा है 2 गुणा में माध्य। अब यहाँ से 27 में से 9.2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 27 में से हमें 9.2 को घटाना है। यहाँ पर पॉइंट लगा के हम 0 लिख सकते हैं, तो ये 10 में से 2 8 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 16 हो जाएगा, 16 में से 9 7, यहाँ पे 1, यानी कि 17.8 आ रहा है इसमें से इसको घटाने पे। तो यहाँ पर लिख देंगे 17.8। ये देखिए 2 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो इधर हमारा बचेगा माध्य। अब यहाँ से इस पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो नीचे यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है। अब देखिए ये हो गया 178 बटे में 20, ये दोनों हमारे 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। इसको अगर हम 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये हमारा 89 बार में कट जाएगा और ये 2 के पहाड़े से 10 बार में कट जाएगा।
बराबर में हमारा है माध्य। अब 10 से 89 यानी कि 89 को भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 8.9। तो यही हमारा माध्य आ गया। इस तरह से आपको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसलिए सॉल्व किया है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। तो देखिए माध्य हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 8.9। तो 8.9 हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, तो इसमें हमसे कहा गया है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमसे क्या पूछा है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सबसे छोटी मैंने लिख दिया, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की होती है हमारी 11। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, इन दोनों का लघुत्तम। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, हमें बताना है विषम सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ये 3 होती है। देखिए इसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि 2 अंकों की या 3 अंकों की या फिर 1 अंकों की, हमें सिर्फ इतना कहा गया है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है और 2 अंकों की कौन सी होती है, 11 होती है। तो हमसे लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया है। तो देखिए अब हम इसका लघुत्तम बता सकते हैं 11 और 3 का। ये दोनों तो पहले से ही अभाज्य हैं, तो इसीलिए अगर हमें लघुत्तम निकालना है तो इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो 11 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 33 आएगा, यानी कि इन दोनों का जो लघुत्तम समापवर्तक है यानी कि एलसीएम वो हमारा 33 है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 33। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन राइट है। इसके बाद देखिए इसी में अथवा में भी दिया गया है, यानी कि और में भी हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो आप चाहें तो ये वाला या फिर ये वाला दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो मैं इसको भी करा देता हूं। इसमें हमसे क्या कहा गया है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। क्या होता है, इन चारों में से हमें बताना है। तो हमसे पूछा है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए कोई से भी 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ले लीजिए, जैसे कि 2 और 3, ये दोनों क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो इनका गुणनफल कितना आएगा, 2 तिया 6 आएगा। ऐसे ही कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे 7 और 8 लेते हैं। तो ये भी दोनों प्राकृत हैं और क्रमागत हैं, तो इनका गुणा करेंगे तो 7 8 56। इसके अलावा एक और ले लेते हैं, जैसे 9 और 10, तो ये हो जाएगा 90। तो ये सारी कैसी संख्याएं आ रही हैं, देखिए इन चारों में से पहला है एक विषम संख्या। विषम संख्या तो नहीं आ रही है ये, तो ये गलत हो गया। एक अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या भी नहीं आ रही है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। एक सम या विषम संख्या, तो सम तो है लेकिन विषम नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बचा डी, डी में कहा गया है एक सम संख्या। तो देखिए जितना भी हमने ये लिया है एग्जाम्पल, सभी में गुणनफल क्या है, ये 6 भी सम है, 56 भी सम है, 90 भी सम है। एक और ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 5 और 6, गुणा करेंगे तो 30 आएगा, ये भी सम है। यानी कि जितनी भी हम क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ले रहे हैं तो उनका गुणनफल क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमसे कहा गया है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा वृत्त जो है इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत, यानी कि इसके अंदर एक वर्ग है। जैसे कि मान लीजिए ये हम यहाँ पर एक इस तरह से वर्ग बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ग हमने बनाया है, हमें इसी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हमारा जो है इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा,
केंद्र से ये मैंने क्या खींचा, तो ये मैंने खींचा है त्रिज्या, ठीक है। और ये त्रिज्या जो है ये कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। इसी तरह से यहां से लेकर यहां तक ये जो मैंने इतना खींचा है ये भी क्या है, ये भी तो त्रिज्या ही है, तो ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो गया, इस वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। इस वृत्त के लिए तो ये व्यास हो गया, लेकिन इस वर्ग के लिए ये हमारा क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। ऐसे ही ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक ये जो मैं खींच रहा हूं ये क्या हो जाएगी, तो ये त्रिज्या हो जाएगी इस वृत्त की, तो ये भी 10 है। ऐसे ही यहां से यहां तक अगर मैंने खींचा तो ये भी क्या है, त्रिज्या, तो ये भी 10, ये भी 10, ये दोनों भी मिलकर क्या बना रहे हैं, ये विकर्ण बना रहे हैं इस वर्ग के लिए और व्यास बना रहे हैं इस वृत्त के लिए। तो ये भी पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 10 और 10, ये पूरा हो गया 20, ऐसे ही ये पूरा 20, ठीक है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस वर्ग का, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं। एक बात आपको पता होगा कि जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग को हम एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक हमारा जो वर्ग होता है उसे हम एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा 1/2 गुणा d1 गुणा d2, ठीक है। एक तरीका ये भी है, एक दूसरा भी तरीका है, लेकिन ये ज्यादा आसान है, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। हमने क्या किया है कि ये जो वर्ग है, इस वर्ग को हम एक समचतुर्भुज भी कह सकते हैं, इसीलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अब इसमें सबका मान रखेंगे, 1/2 गुणा d1 और d2 क्या होते हैं, इस जो हमारा ये वर्ग है इसके दोनों विकर्ण होते हैं। तो एक ये विकर्ण है, एक ये है, दोनों कितने कितने हैं, 20-20 हैं, तो इसीलिए इसकी जगह पे भी 20 और d2 की जगह पे भी 20, 2 एकम 2, 2 दहा 20 कटेगा, 10 गुणा 20, तो ये हो जाएगा हमारा 200, यानी कि 200 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा इस वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो देखिए 200 ए ऑप्शन में है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, बहुपद 4x² माइनस 2x प्लस 4 के शून्यक हैं। तो पहला दिया हुआ है दूसरे का आधा, दूसरे का व्युत्क्रम, या दूसरे का 1/4 या दूसरे का दुगना। तो हमें बताना है ये जो बहुपद है इसके शून्यक कैसे होंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। हमें क्या बहुपद दिया हुआ है, 4x² माइनस 2x प्लस 4। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि a, b और c के मान लिख लेते हैं। तो a का मान क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है वो, तो देखिए 4 है, यानी कि a का मान 4 हो जाएगा। b का मान देखिए x का गुणांक होता है तो ये -2 है। c हमारा क्या होता है, जो ये अचर पद है ये, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान पता करेंगे, यानी कि शून्यकों का योग पता करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा -b/a। अब देखिए ये माइनस लिखा, b का मान है -2 बटे में a का मान है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि +2 बटे में 4, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये 1/2 आ रहा है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने पर हमारा आधा आ रहा है। तो शून्यकों का योग आधा आ रहा है, ऐसा तो हमें किसी ऑप्शन में हमें दिया नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर चारों में से किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ये आधा, तो इसीलिए इससे हम नहीं पता कर सकते हैं कि जो हमारा ये बहुपद है इसके शून्य कैसे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, इससे पता करेंगे। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा इसका क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा c/a। c का मान देखिए 4/a का मान कितना है 4, तो ये आ जाएगा हमारा 1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ रहा है 1। अब देखिए
अल्फ़ा इंटू बीटा 1 आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो ये 1 बटे में बीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो हमारा एक जो शून्यक है वो दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। क्योंकि देखिए ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं, यानी कि उल्टे हैं, यानी कि व्युत्क्रम है। ठीक है, तो हमारा इसमें जो ये बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, दूसरे का व्युत्क्रम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो दोनों शून्यक हैं ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें हमें ये अथवा में भी दिया हुआ है, तो मैं आपको इसे भी करा देता हूँ। इसमें हमसे क्या कहा गया है, हालांकि दोनों में से आपको कोई एक करना है, लेकिन मैं इसे भी आपको करा दे रहा हूँ। कहा गया है कि बहुपद, ये हमें बहुपद दिया है कि शून्यकों का गुणनफल 1 है तो m का मान है। तो इसमें हमसे जो ये m है इसका मान पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ये हमारा अथवा यानी कि और वाला क्वेश्चन है। हमें ये बहुपद दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं 4x² माइनस 17x प्लस का m माइनस 4। इसमें भी जो a, b और c का मान है वो हम लिख लेते हैं। तो a का मान क्या हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा माइनस का 17 और c का मान, देखिए c हमारा ये पूरा है, ये पूरा, तो ये हमारा है m माइनस 4। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल 1 है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा इसका क्या सूत्र होता है c बटे a। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हमें 1 दिया हुआ है, इसीलिए इसकी जगह पे 1 लिखेंगे बराबर c का मान देखिए m माइनस 4 बटे में a का मान 4। अब ये 4 इधर जाएगा तो गुणा होगा, तो 4 एकम 4 बराबर m माइनस 4। ये माइनस 4 इधर जाएगा तो 4 प्लस 4 बराबर m हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 बराबर m, यानी कि m का मान हमारा 8 है। तो 8 हमारा डी ऑप्शन में है, यानी कि जो अथवा वाला ये क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संरेखी क्या होता है। तो ऐसे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा पर आते हो वो संरेखी बिंदु कहलाते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा फर्स्ट ग्राफ है, इसमें एक ये बिंदु है, एक ये और एक ये। तो अगर हम एक सीधी रेखा खींचेंगे तो क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ए। अब देखिए बी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से एक सीधी रेखा खींचेंगे तो देखिए ये जो तीनों बिंदु हैं ये इस एक ही रेखा पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है, संरेखी बिंदु हैं ये तीनों, क्योंकि ये तीनों बिंदु एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं, इसीलिए इसको हम इन तीनों बिंदुओं को संरेखी बिंदु कहेंगे। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर लिखेंगे बी। इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दिया नहीं हुआ है, हमसे कहा गया है कि 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका मान हम कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमें कहा गया है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हमसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये 2 हमारा एज इट इज आएगा। tan 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है हमारा 1 बटे में √3। तो ये हमने tan 30 डिग्री का मान रख दिया, और ऐसे ही बटे में देखिए ये 1 जो है इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1 बटे में √3। ये स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये 2 गुणा 1, तो ये हमारा 2 एकम 2 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा √3,
और इसके बटे में ये हमारा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बटे में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब इस भिन्न को हम सॉल्व कर देंगे, तो ये तो आपको सॉल्व करने आता होगा बहुत अच्छे से। तो देखिए जब आगे करेंगे तो ये 2 बटे में हमारा √3 है, और ये जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 3, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं हम, तो ये हमारा 2 बटे में √3 है, इसको जब हम ऊपर ले जाते हैं तो जो ये नीचे है ये गुणा में चला जाता है, और ये जो हमारा ऊपर है ये आ जाता है नीचे भाग में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 कट जाएगा, तो बाकी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ऊपर सिर्फ बचा हुआ है 3, नीचे बचा हुआ है √3 गुणा 2, यानी कि गुणा कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हर में हमारा जो ये आ रहा है ये रूट में आ रहा है, तो इस रूट को हटाने के लिए हम इसका रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि इसका प्रमेयकरण कर देंगे। तो इसका ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा करते हैं। तो अब देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 √3 बटे में इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये 2 दूना 4 और √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा ये दोनों कट जाएंगे, 3 के पहाड़े से दोनों कटेंगे, 3 एकम 3, ये 3 दूना 6 और ये दोनों भी कट जाएंगे, 2 एकम 2, ये 2 दूना 4। तो ये आ रहा है हमारा ऊपर बचा सिर्फ √3 और नीचे बचा 2, तो √3 बटे 2 आ रहा है। अब देखिए ध्यान से √3 बटे 2 है तो ये किसका मान होता है। देखिए ऑप्शन में हमें √3 बटे 2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो हमारा ये आंसर आया है ये √3 बटे 2 किसका मान होता है। एक तो होता है ये साइन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री, इसमें साइन 30 डिग्री है, इसके अलावा ये रहा साइन 60 डिग्री, तो इसीलिए जो हमारा ये √3 बटे 2 है ये इसका हो जाएगा, यानी कि साइन 60 डिग्री, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके अलावा √3 बटे 2 जो होता है वो कोस 30 डिग्री का मान भी होता है, तो कोस 30 डिग्री इसमें नहीं दिया हुआ है, कोस 60 दिया हुआ है, तो इसीलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है, तो इसमें हमसे कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल न होने के लिए k का मान है। तो इसमें देखिए ये हमें रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, तो इसमें हमसे कोई हल ना होने के लिए k का मान पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हमें जो दो यहाँ पर रैखिक समीकरण दिए हुए हैं इनको लिख लेते हैं। पहला हमें दिया हुआ है 3x प्लस ky, और ये जो बराबर में 8 है इसको बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, बराबर के इधर 0 बचेगा। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, ये हमें दिया हुआ है 6x माइनस 4y, बराबर के इधर 12 है तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। ठीक है, अब ये जो दोनों हमारे रैखिक समीकरण हैं इसमें हम सबका मान लिख लेते हैं। सबसे पहले a1 का मान लिखेंगे, तो ये पहला समीकरण है, ये दूसरा, तो a1 हमारा ये x का गुणांक हो जाएगा 3, फिर b1 का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा y का गुणांक यानी कि k, फिर c1 का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा -8। ऐसे ही अब a2 का मान लिखेंगे तो इसमें x का गुणांक देखिए दूसरे समीकरण में 6 है, फिर b2 का मान लिखेंगे तो ये हमारा -4, फिर c2 का मान लिखेंगे तो ये -12। अब देखिए ध्यान से हमसे पूछा है कि कोई हल ना होने के लिए k का मान, तो कोई हल हमारा कब नहीं होता है, जब हमारा a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और ये बराबर ना हो c1 बटे c2 के, तो ये हमारा होता है कोई हल नहीं होने का कंडीशन। ठीक है, और ये किस प्रकार की रेखाओं के लिए है, तो ये समांतर रेखाओं के लिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये हमारा a1 बटे a2 है, तो a1 3 है तो a1 की जगह पे 3 लिखेंगे, बटे a2 का मान 6 बराबर b1 कितना है k
बटे B2 का मान कितना है -4। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यहीं से K का मान आ जाएगा। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 का 3 में गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा -12 और 6 का K में गुणा हो जाएगा तो 6K हो जाएगा। अब यहाँ से K का मान निकालेंगे, 6 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा तो ये हमने कर दिया। अब ये 6 कम 6, 6 दूना 12 यानी कि -2 बराबर K, यानी K का मान हमारा क्या आ गया -2। तो देखिए K का मान -2 ये रहा बी ऑप्शन में, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हुआ है, इसी तरह से हमें करना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, यदि दो त्रिभुजों ABC और DEF में AB बटे DF बराबर BC बटे FE बराबर CA बटे ED, तो हमसे पूछा है कि इन दोनों त्रिभुजों को, ये दोनों त्रिभुजों में देखिए भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम किस तरह से समरूप लिख सकते हैं इन चारों में से, यही हमें बताना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो एक तो त्रिभुज ABC है तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये मान लीजिए हमारा है त्रिभुज ABC और दूसरा है त्रिभुज DEF, तो यहाँ पर ये हम बना लेते हैं त्रिभुज DEF। अब AB बटे DF यानी कि जो ये AB है और जो हमारा DF यानी कि ये वाला, ये दोनों भुजाओं का अनुपात किसके बराबर है, BC बटे FE के। BC यानी कि ये वाला और FE यानी कि ये वाला, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। और ये किसके बराबर है, CA बटे ED के। तो CA यानी कि ये और ED यानी कि ये। तो इस तरह से ये हमारे जो दोनों त्रिभुज हैं इनमें भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है। अब देखिए इनको हम किस तरह से समरूप लिखेंगे, दोनों त्रिभुज है तो समरूप, लेकिन समरूप त्रिभुजों को लिखने का एक तरीका होता है, ये बात आपको पता होगा। तो इन चारों में से एक तरीका सही है, तो वही हमें पहचानना है। तो देखिए इसको तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC, ये हमारा समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, देखिए AB है सबसे पहले AB, तो AB शुरू में लिखा गया है तो AB के बटे में क्या है DF, तो AB और DF हमारा ये रहा, यानी कि सबसे पहले AB लिखा हुआ है तो जो ये दूसरा वाला त्रिभुज है इसका भी जब हम नाम लिखेंगे तो सबसे पहले AB और ये DF है तो यहाँ पर DF लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है BC बटे FE, यानी कि ये BC है तो BC देखिए यहाँ पर B और C लास्ट में लिखा गया है, तो इसमें भी जब हम इस वाले त्रिभुज का नाम लिखेंगे तो BC बटे क्या है FE, यानी कि जो ये FE है इसका भी नाम लास्ट में ही लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये रहा F, यहाँ पर अगर हम E लिख देंगे तो देखिए इसमें भी FE लास्ट में आ गया, इसमें भी हमारा BC जो है वो लास्ट में है, तो यहाँ तक तो सही है। इसके बाद लास्ट है CA बटे ED, तो देखिए CA यानी कि एक जो है वो लास्ट में है और एक सबसे शुरू में है, तो इस तरह से तीसरी वाली भुजा को लिखा गया है। तो इसमें भी हमारा जब हम लिखेंगे तो एक लास्ट में और एक शुरू में होना चाहिए, तो CA बटे क्या है ED, तो ED देखिए E ये रहा D ये रहा, यानी कि इसमें भी हमारा एक लास्ट में है और एक सबसे शुरू में है। तो यानी कि जो हमने ये दोनों त्रिभुजों के नाम लिखे हैं समरूप दिखाने के लिए, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा अब हम देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन में है, ये हमारा DEF है, यहाँ पर DFE है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC, ये रहा त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DFE के, तो ये रहा त्रिभुज DFE, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका D ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, बिंदुओं -4 और -2 4 से समदूरस्थ बिंदु XY के लिए X तथा Y के मध्य संबंध है। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो हमसे यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, एक -4 और दूसरा -2 और 4। तो ये जो दोनों बिंदु हैं इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ एक बिंदु है XY। तो मान लीजिए एक ये हमारा बिंदु है जिसे हम ले लेते हैं
ये -4 और -4, दूसरा है -2 और 4, तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारा -2 और 4 है। तो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी कि दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर एक तीसरा बिंदु एक्स वाई है, तो ये हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारा बिंदु है एक्स वाई। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। इसका नाम दे देते हैं, ये ए, इस बिंदु का बी और ये सी। ठीक है, तो हमसे इसमें पूछा है कि x तथा y के मध्य संबंध, x तथा y के मध्य संबंध हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हमें जैसा कि पता है कि जो ये बिंदु है ये इस वाले बिंदु से भी और इस वाले बिंदु से भी समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पे है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो ये AB है और जो ये AC है ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि AB बराबर AC हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा 7th चैप्टर है उसमें एक दूरी सूत्र है, तो वही दूरी सूत्र हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, ये होता है √ ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये बराबर में AC, यानी कि इस AC के लिए भी हम दूरी सूत्र लगाएंगे, तो बराबर में यहाँ पर भी लिखेंगे हम दूरी सूत्र। तो ये हमारा होता है √ ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले ये हमने दूरी सूत्र AB के लिए लिखा था, यानी इस AB के लिए, तो इसमें जो हमारा ये -4 है इसको x1 और ये वाला जो -4 है इसको y1, यानी कि x1 और y1 मान लेते हैं, और जो ये हमारा xy है इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है x2, तो x2 हमारा x है, इसीलिए x2 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये हम लिख देंगे x। फिर इसके बाद माइनस में x1 है, तो देखिए x1 ये रहा, x1 का मान -4 है, तो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का और ये 4 लिख देंगे और ये स्क्वायर, फिर ये प्लस यहाँ पर। ऐसे ही y2 देखिए y है तो y लिखेंगे, माइनस y1 देखिए माइनस में 4 है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4 और ये स्क्वायर। ठीक है, बराबर में इधर भी करेंगे अब हम, तो इधर देखिए ये हमारा दूरी सूत्र AC के लिए था, AC के लिए, तो इसमें हम इस -2 को x1 और ये 4 को y1 मान लेते हैं और ये x2 y2। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है x2, तो x2 हमारा x है, फिर माइनस x1 -2 है, तो ये माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 2 और ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ y2 देखिए y है तो ये y लिखेंगे, माइनस y1 4 है, तो ये माइनस और ये 4, देखिए y1 का मान हमारा 4 है, तो इसीलिए 4 लिखा, ये माइनस यहाँ पे आ गया, फिर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब देखिए इक्वल के दोनों तरफ ये भी रूट है ये भी रूट है, तो इस रूट से ये वाले रूट को हम काट देंगे, तो यहाँ पर अब सिर्फ ये बचा हुआ है x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर वाला, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a का मान x है, a² यानी कि x² प्लस 2ab, a का मान x और b का मान क्या है 4, प्लस क्या होता है b², तो b देखिए 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस यहाँ पे आ गया। इसमें भी देखिए a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a² यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान है y और b का मान क्या है 4, फिर प्लस में क्या होता है b², तो b का मान देखिए 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल का साइन यहाँ लगाएंगे, ऐसे ही इसमें भी करेंगे। ये भी देखिए a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2a का मान क्या है x और b का मान क्या है 2, प्लस में b² b का मान 2 है, यानी कि b² यानी 2 का स्क्वायर,
फिर ये प्लस यहाँ आ गया, यहाँ देखिए a यहाँ पे माइनस है इसीलिए a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो a स्क्वायर सबसे पहले आएगा, a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, फिर होता है -2ab, तो ये -2 a का मान है y और b का मान क्या है 4, प्लस में b स्क्वायर होता है तो b का मान ये 4 हो गया और ये स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए इक्वल के इधर एक्स स्क्वायर, इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर, तो इससे ये वाला कट जाएगा। ऐसे ही ये देखिए प्लस का वाई स्क्वायर, इधर भी प्लस का वाई स्क्वायर, तो इससे ये वाला कट जाएगा। ऐसे ही इधर भी देखिए 4 का स्क्वायर, इधर भी 4 का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। बाकी को हम लिख लेते हैं सॉल्व करके। ये 2x और 4 इनका गुणा करेंगे तो 2 चौके 8 और ये x, फिर क्या बचा हुआ है, ये बचा है हमारा प्लस में 2y और 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8y प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बराबर में इधर देखिए 2 दूना 4 और ये x, तो 4x हो गया प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 चौके 8y और ये माइनस है तो माइनस का 8y हो गया। अब हम क्या करेंगे कि सबको जो है इक्वल के इधर सब जो है इनको इधर लेके आएंगे, तो ये 8x प्लस 8y प्लस 16 एज इट इज उतार दिया। ये 4x इधर जाके माइनस हो गया, ये प्लस 4 इधर जाके -4, ये माइनस 8y इधर जाएगा तो प्लस का 8y हो गया। अब इधर क्या बचा, बराबर के 0 बचा। अब देखिए ये 8x माइनस 4x तो बचेगा सिर्फ 4x। ऐसे ही ये 8y प्लस 8y तो ये हो जाएगा 16y, ये 16 माइनस 4 तो ये बचेगा 12 बराबर में 0। तो ये आ रहा है हमारा। अब देखिए इन सबको हम क्या कर सकते हैं कि पूरे को हम 4 से भाग कर सकते हैं, तो 4x में 4 से भाग करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ x, प्लस 16y में 4 से भाग करेंगे तो 4y बचेगा, प्लस 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 बचेगा, बराबर 0 में 4 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये आ रहा है हमारा आंसर, यानी कि x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा, x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अथवा में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हमसे क्या कहा गया है, यदि बिंदु S 4,3 और H x,5 केंद्र O 2,3 वाले वृत्त पर स्थित हैं तो x का मान है, तो हमसे इस x का मान पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा अथवा वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 2 बिंदु दिया गया है S और H, ये दोनों बिंदु जो हैं एक वृत्त है, इस वृत्त पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, इस पर S और H 2 बिंदु है, तो इस वृत्त का मतलब है कि इसकी जो ये परिधि है इस पर स्थित हैं। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पर बिंदु है, ये मान लेते हैं हम ये वाला बिंदु है यानी कि S, तो इसका हमें दिया हुआ है निर्देशांक 4 और 3। दूसरा मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये हमारा हो जाएगा ये वाला बिंदु H, तो इसका हमें दिया हुआ है x,5। ठीक है, तो ये हमारा ये x है। अब इसके बाद केंद्र हमें दिया हुआ है O, जिसका निर्देशांक 2,3 है, तो ये मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा केंद्र जो कि O है और इसका निर्देशांक 2,3 है। तो देखिए अब इन बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारा कुछ इस तरह से ये जो है मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने जब इन बिंदुओं को मिलाया तो यहाँ पर ये जो हमारा बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये व्यास बन रहा है इस वृत्त का, और इसमें जो ये हमारा बीच में ये जो बिंदु है ये हमारा क्या है, केंद्र है इस वृत्त का। तो ये केंद्र जो होता है वो वृत्त के बिल्कुल बीच में होता है, यानी कि ये जो हमारा O है ये इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो ये x है, इस x का मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें जो मध्य बिंदु सूत्र होता है वो लगा देंगे। तो मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या होता है, x का मान निकालने के लिए, यानी कि x बराबर में होता है x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर होता है हमारा y1 प्लस y2 बटे में
2। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मध्य में है यानी बीच में जो है ये 2 और 3, इसको मान लेंगे x और y, इसको मान लेंगे x1, ये हो जाएगा हमारा y1, इसको मानते हैं x2 और ये y2। तो देखिए यहाँ पर इसमें मान रखेंगे सबके। तो सबसे पहले x है, तो x देखिए x का मान 2 है, तो इस x की जगह पे 2 लिखेंगे बराबर x1 देखिए 4 प्लस x2 कितना है x, तो ये x बटे में क्या है 2। तो यहाँ से ये 2 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 दूना 4 बराबर में ये 4 प्लस x, ये जो 4 है ये इधर जाएगा तो 4, ये -4 हो जाएगा और इधर बचेगा x, 4 - 4 0 बराबर x, यानी कि x का मान हमारा देखिए निकल गया कितना 0। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। इसमें हमें मान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे x का मान पूछा गया था, इसीलिए इसी से हमारा x का मान आ जाएगा, तो इसीलिए इसको करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा x का मान 0 आंसर है। तो देखिए 0 ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो इसमें हमसे कहा गया है निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर 4 हमें ग्राफ बनाकर दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि कौन सा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। तो देखिए द्विघात बहुपद कौन से होते हैं, जिस बहुपद की घात 2 हो। तो अगर बहुपद की घात 2 है तो उसमें जो शून्यक होंगे वो भी 2 होंगे। तो इसमें देखिए इस वाले ग्राफ में कितने शून्यक हैं, देखिए ये जो ग्राफ है x अक्ष पर एक यहाँ और एक यहाँ काट रहा है, यानी कि इसमें कितने शून्यक हैं 2 हैं। तो ये तो हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी देखिए एक यहाँ 2 बार इसमें भी x अक्ष पर ये ग्राफ काट रहा है, तो इसमें भी 2 शून्यक हो जाएंगे, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें देखिए ये हमारा ये भी हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3, यहाँ पर x अक्ष पर ये जो ग्राफ है वो 3 बार काट रहा है, यानी कि इसमें 3 शून्यक हैं। तो यही हमारा जो द्विघात बहुपद है उसका ग्राफ नहीं है। इसमें देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा जो है x अक्ष को सिर्फ एक बार काट रहा है, लेकिन नहीं, ये जो है ये पैराबोला बना रहा है, यानी कि परवलय बना रहा है। तो इसमें भी 2 ही शून्यक हैं, लेकिन इसमें जो है दोनों शून्यक एक समान होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ है, लेकिन इसमें देखिए 3 यहाँ पर 3 बार काट रहा है x अक्ष को ये ग्राफ, तो इसीलिए इसमें 3 शून्यक हैं, इसीलिए ये जो है ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो ये तो हमारा इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे से समझ में आ गया, इसका सी ऑप्शन राइट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है यदि tan 3x - 15 डिग्री बराबर √3 तो x का मान है। तो इसमें हमसे x का मान पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें हमें दिया हुआ है tan 3x - 15 डिग्री बराबर में √3। तो देखिए यहाँ पर tan है, तो इसमें बराबर के इधर जो ये √3 है इसको भी हम tan में बदलने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं tan 3x - 15 डिग्री। देखिए √3 है, इसको अगर हमें tan में बदलना है तो हम देखेंगे √3 जो है ये किसका मान होता है, तो ये होता है हमारा tan 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए बराबर के दोनों तरफ tan इधर भी, तो ये tan और ये tan दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं, इसीलिए ये जो 3x - 15 और जो ये 60 है ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ का ये जो 3x - 15 डिग्री है और बराबर के इधर जो ये 60 डिग्री है इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये 3x बराबर ये -15 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 60 और 15 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 75। तो x का मान निकालेंगे तो 75/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर आके ये भाग हो जाएगा। अब 3 से 75 को भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, यानी कि x का मान 25 डिग्री, यही हमारा आंसर है। तो देखिए 25 सी ऑप्शन में है, यानी कि 11th का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन का सी ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए अथवा में भी इसमें हमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है,
दिया है साइन p बराबर 1/2 और कोस r बराबर 0, तो r माइनस p की वैल्यू, r माइनस p का मान हमसे पूछा है। तो देखिए ये भी हमारा इसी की तरह है, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। हमें क्या कहा गया है, हमें दिया हुआ है, ये और वाला क्वेश्चन है, तो हमें दिया हुआ है साइन p बराबर 1/2 और कोस r बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोस r बराबर 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा बराबर के इधर साइन p है, तो इसको भी हम साइन में बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये साइन p बराबर 1/2 जो होता है ये हमारा साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो इसकी जगह पे हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए इधर भी साइन इधर भी साइन, दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए ये जो p और ये 30 डिग्री है इनको हम p बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि p का मान हमारा 30 डिग्री आ गया। अब ऐसे ही इसमें भी देखिए कोस r बराबर 0 दिया हुआ है, यानी कि ये कोस r बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे, बराबर के इधर भी हम कोस लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा कोस r बराबर, देखिए 0 जो है ये हमारा कोस 90 डिग्री का मान होता है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो इसीलिए इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अब ये भी कोस ये भी कोस, दोनों एक जैसे हैं, तो r बराबर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो p और r का मान हमारा आ गया। अब हमसे पूछा है r माइनस p का मान, तो r देखिए 90 है, हमसे पूछा है r माइनस p का मान, तो r हमारा 90 माइनस p हमारा 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि 60, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा गया है, तो इसमें हमसे कहा गया है कि त्रिज्या r तथा कोण वाले त्रिज्यखंड का परिमाप है। यहाँ पर कोण कहा गया है, देखिए यहाँ पर हमें कोण दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम में लिखने में गलती हुई है, कोण जो है ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो त्रिज्या r तथा कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का परिमाप हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए त्रिज्यखंड का परिमाप हमसे पूछा है। त्रिज्यखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड कुछ इस तरह से, जो एक वृत्त है उसका पार्ट ही होता है हमारा त्रिज्यखंड। ठीक है, जैसे ये जो है ये क्या है, त्रिज्यखंड है। इसको यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें कुछ इस तरह से हमारा बनेगा, तो इसका परिमाप पूछा है। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, जो ये आप देख रहे हैं चारों तरफ ये जो बाउंड्री है यही इसका परिमाप होता है। तो परिमाप इसका हम कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिज्यखंड का परिमाप बताने के लिए कि यहाँ पर ये क्या है, ये जो है ये चाप है। ठीक है, तो अगर हम चाप की लंबाई निकाल के और इसमें ये और ये दोनों क्या हैं, देखिए ये और ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्या है, तो चाप की लंबाई और दो त्रिज्या इनको जोड़ देंगे तो पूरा जो ये त्रिज्यखंड है इसका परिमाप आ जाएगा। तो चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, θ/360 गुणा में 2 पाई r। तो इसमें अगर हम जोड़ देंगे ये दोनों त्रिज्या यानी कि 2 r को, तो हमारा ये त्रिज्यखंड का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थीटा है, तो थीटा का मान हमें कितना दिया हुआ है, यानी कि कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे 60 लिखेंगे बटे में 360 और यहाँ पर गुणा में 2 पाई r प्लस 2r है। तो ये सबसे पहले 0 से 0 कटेगा, ये 6 कम 6, 6 6 36 कट जाएगा। अब देखिए ये 2 पाई r हो जाएगा हमारा और बटे में ये 6 प्लस में 2r। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इसमें देखिए इसमें भी 2r है, इसमें देखिए इसमें भी 2r है, तो दोनों में से हम 2r कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से 2r कॉमन आ गया तो पाई और बटे में क्या बचा 6 प्लस में इसमें से 2r तो बाहर आ गया यानी कि कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा यानी कि 1। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि देखिए हमारा जो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है ये भी कुछ इसी तरह से दिया हुआ है। तो अब चेक कर लेंगे कि ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है हमारा, देखिए 2r, ये रहा 2r
पाई बटे 6, ये रहा पाई बटे 6 प्लस 1, तो ये रहा प्लस 1, यानी कि डी ऑप्शन राइट है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।